हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो एज प्रॉमिस्ड ये रहा आपका पार्ट 2 ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 3 स्टेजेस में होता है, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें क्या था, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि आपका जो फिल्ट्रेट है, यानी अपनी किडनी में से जो भी ब्लड है वो ब्लड अफेरेंट आर्टेरियोल से आता है आजा और फुल प्रेशर में आता है। इतने प्रेशर में आता है कि उसका प्रेशर होता है 55 मिलीमीटर मर्क्यूरी। लेकिन जितने ही प्रेशर में ये ब्लड आता है उतने ही प्रेशर में इसको अपोजिट एक्शन भी झेलना पड़ता है, यानी कि ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है, इस कैप्सूल वाले एरिया में जो फ्लूइड प्रेजेंट है प्लस यहाँ से जो अपोजिट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स काउंटर रिएक्शन देते हैं, यानी कि एंटी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब जितने प्रेशर से ब्लड आ रहा है ऑलमोस्ट उतने ही प्रेशर से वापस से वो ब्लड आर्टेरियोल में वापस भी जा रहा है। सो अफेरेंट आर्टेरियोल से 55 मिलीमीटर मर्क्यूरी के प्रेशर से ब्लड आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg का होता है और कैप्सुलर प्रेशर 15 mmHg का होता है, जिसकी मदद से कैप्सूल का लिक्विड वापस इफरेंट आर्टेरियोल में जाता है और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जाता है वासा रेक्टा में। कहाँ पर जाता है ये ब्लड? वासा रेक्टा में। और ये वासा रेक्टा आगे जाके नेफ्रॉन के आजू बाजू में ऐसे पूरा कॉइल हो जाता है। करेक्ट है। तो नेट प्रेशर कितना बचा पूरे ग्लोमेरुलस में? नेट प्रेशर कितना बचेगा? वासा रेक्टा क्या होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। व्हाट इज वासा रेक्टा? ये देखो, ये अपना मेन येलो येलो वाला जो पार्ट है ये नेफ्रॉन है। येलो वाला पार्ट जो है ये नेफ्रॉन है और ये जो रेड एंड ब्लू वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये है अपनी वासा रेक्टा। ये देखो, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हमने लिखा है ना, ये रेड वेन और रेड आर्टरी और ये ब्लू वेन, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो जो भी ब्लड आपके इफरेंट आर्टेरियोल में बचता है, जो भी ब्लड, ये देखो, जो भी ब्लड वापस से आता है आपके ग्लोमेरुलस के अंदर जाके, जो ब्लड, एक मिनट इधर दूसरा कलर लेती हूँ मैं, ये देखो, जो ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर जाके बाहर आता है वो ब्लड किधर जाता है? इफरेंट आर्टेरियोल के पास जाता है और इफरेंट आर्टेरियोल से क्या बनता है? अपना वासा रेक्टा बनता है। और वासा रेक्टा क्या करेगा? ये बीच बीच में आपकी किडनी से कनेक्टेड रहेगा। ये देखो, ये देखो, ये वासा रेक्टा आपके बीच बीच में नेफ्रॉन से कनेक्टेड रहेगा और जो वेस्ट पार्टिकल है वो नेफ्रॉन में ऐड करते रहेगा और जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल है वो रीअब्जॉर्ब करते रहेगा। मैं आपको फिर से एक बार ये एग्जाम्पल याद दिला देती हूँ कि जब मम्मी घर की साफ सफाई करती है तो मम्मी पूरा सामान रद्दी में निकाल देती है। एक मिनट, किधर थे हम? हाँ, जब मम्मी घर की साफ सफाई करती है तो मम्मी पूरा का पूरा सामान रद्दी में निकाल देती है। अब उसमें से हमको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है कि कहीं कुछ अपना यूजफुल सामान तो नहीं चला गया कचरे में। तो हम क्या करते हैं, जो जो यूजफुल सामान होता है उसको हम फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल के रख लेते हैं और फिर जो वेस्ट है, जो रद्दी है, वो आगे जाने देते हैं। मतलब जो यूजफुल सामान है वो हम अपने पास बचा के रख लेते हैं। जैसे हमारे ब्लड में क्या क्या यूजफुल हो सकता है? ग्लूकोज यूजफुल हो सकता है, सोडियम यूजफुल होता है क्योंकि सोडियम से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है और ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीजें भी अपने अफरेंट आर्टेरियोल से अंदर चली गई थी नेफ्रॉन के अंदर, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि सिलेक्ट कर करके हम सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, पोटेशियम, ऐसी बहुत सारी चीजें हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कौन से मॉलिक्यूल्स का होता है? सोडियम का और वाटर का। ये देखो, 70% रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का हो रहा है और 70% रीअब्जॉर्प्शन वाटर का हो रहा है। ठीक है, चलो पीछे जाते हैं। तो देखो इधर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में क्या बताया। सिलेक्टिव मतलब क्या होता है? चुन चुन के आप वापस से अपनी चीजें अपने पास रख लेते हो और फिर जो बचा हुआ कचरा होता है, कागज होता है, वो आप फेंक देते हो। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव टिब्यूल, PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, यानी कि नेफ्रॉन का ये वाला रीजन। ये देखो, ये अपना इफरेंट आर्टेरियोल है जो बाहर जा रहा है, ये अपना अफरेंट आर्टेरियोल है, ये अपना बोमेंस कैप्सूल है, ये अपना ग्लोमेरुलस है क्योंकि इधर से आपका ब्लड अंदर आ रहा है, ये आपका नेक वाला रीजन है और ये आपका PCT वाला रीजन है। तो देखो, जो आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? आपके PCT वाले रीजन में। ये चीजें आगे तक जा ही नहीं पा रही हैं, इधर से ही बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो जा रही है, यानी कि PCT के रीजन में 90% एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? PCT वाले रीजन में। सो PCT इज अ प्लेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, यानी अपना जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होता है, बोमेंस कैप्सूल के बाद ये वाला जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होता है, फर्स्ट कॉइलिंग जो होती है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इट इज हाईली कॉइल्ड सो दैट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू इट वेरी स्लोली। मतलब ये रीजन काफी ज्यादा ऐसे फोल्डेड होता है, जितना ज्यादा फोल्ड रहेगा उतना धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल आगे आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा जब आप पानी भरते हो तो पानी का पाइप अगर आप फोल्ड कर देते हो तो पानी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि पानी को नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए
फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। और जितना प्रोसेस स्लो होगा उतना अच्छा है ना, तब तक हमको इधर मौका मिलेगा तो हम यहाँ से चीज़ों को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो पीसीटी कैसा होता है, ये हाईली कॉइल्ड रीजन होता है ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आराम से पास हो और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हम कर सके। कॉलमनार सेल्स ऑफ पीसीटी आर प्रोवाइडेड विथ माइक्रोविलाई। ये देखो, और एक चीज हमको इधर पे क्या बताई गई है, पीसीटी का जो सेल्स होता है अपना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कौन से सेल से बना है, कॉलमनार सेल से बना है। हमने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, कॉलमनार सेल्स के ऊपर ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे सीलिया जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये माइक्रोविलाई क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करने में सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है, यानी जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। So columnar cells of PCT are provided with microvilli due to which absorptive area increases with enormously. So मतलब क्या बोला गया हमको इधर पे, जितना ज्यादा माइक्रोविलाई उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। आप छोटा सा स्पंज लोगे तो कम पानी एब्जॉर्ब होगा, बड़ा स्पंज लोगे तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन वेरी इफेक्टिव, और इसके वजह से जो चाहिए वो सब हम इधर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सोडियम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्लूकोज हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, अमीनो एसिड हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है हम सब रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि अपने पीसीटी के सेल्स बने ही इस तरीके से हैं कि वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, वो कोई भी चीज़ आगे जाने ही नहीं देते, इधर ही सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और अच्छी बात है, सोचो अगर ये चीज़ें रद्दी में चली जाती तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाता, फिर नया ग्लूकोज खरीद के लाना पड़ता। ओके, सो मतलब इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ जोक। सो कॉलमनार सेल्स ऑफ पीसीटी आर प्रोवाइडेड विथ माइक्रोविलाई, यानी कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा होगा कॉलमनार सेल्स म्हणजे काय असतात, आपने स्क्वायमस सेल पढ़ा है। नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स म्हणजे असे असतात, कॉलमनार सेल्स म्हणजे असे असतात, ऐसे लंबे लंबे सेल्स रहते हैं और इनके ऊपर ऐसे माइक्रोविलाई रहता है। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच होने की वजह से ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, सो कॉलमनार सेल्स आर प्रोवाइडेड विथ माइक्रोविलाई, दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन वेरी इफेक्टिव, और इसकी वजह से अपना रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। दीज सेल्स प्रोवाइड एक्टिव, मीडिएटेड एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो इधर पे हमको क्या बोला गया है कि ये जो प्रोसेसेस है, दो टाइप का एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलता है। कितने टाइप का एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलता है, दो टाइप का एब्जॉर्प्शन। एक होता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन और एक होता है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये देखो, जहां पे आपकी एनर्जी यूज हो रही है, इधर देखो कुछ प्रोसेसेस में हमको एनर्जी यूज करने की जरूरत पड़ती है, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे एटीपी यूज होती है। तो कहाँ कहाँ पे एटीपी यूज होती है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में, सोडियम के एब्जॉर्प्शन में, अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में, यानी ग्लूकोज, सोडियम, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें जब आप एब्जॉर्ब करते हो, मतलब ये आपका एक्टिव प्रोसेस है। ये प्रोसेस अपना कौन सा है, दिस इज एक्टिव प्रोसेस, हमेशा याद रखो। हाँ, जहाँ पे एटीपी यूज हुई उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस, अभी एटीपी यूज नहीं हो रही तो आप उसको इनएक्टिव बोलोगे, ऐसा नहीं होता। जहां पे एटीपी यूज होती है उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे एटीपी यूज नहीं होती है उसको हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। बायोलॉजी में इनएक्टिव वर्ड यूज नहीं करते, पैसिव वर्ड यूज करते। तो पैसिव प्रोसेसेस के लिए एटीपी यूज नहीं होती है। और ये कौन से प्रोसेसेस है, जैसे समझो आप पोटेशियम की अदर सब्सटेंसेस, जैसे पोटेशियम हो गया, यूरिया हो गया, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो अदर सब्सटेंसेस है इनके लिए हमको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोटेशियम पैसिव प्रोसेस। So the cells perform active and passive reabsorption। एक्टिव यानी कि जहाँ पे एटीपी लगेगा, एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी मीडिएटेड यानी कि एटीपी की मदद से, और पैसिव यानी सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सटेंसेस विद कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, जैसे मम्मी जब रद्दी निकालती है तो आप अपने मार्कशीट्स वगैरह सब बचा के रख लेते हो ना, सब कुछ तो नहीं फेंक देते। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाई थ्रेशोल्ड यानी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन सी से अपना इम्यून सिस्टम, अपने टी सेल्स बहुत हेल्दी रहते हैं। देन कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली मतलब क्या बोला गया है, उछल के एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। बायोलॉजी में कभी भी एक्टिव वर्ड आया मतलब समझ जाने का कि एटीपी की मदद से ये एब्जॉर्ब हुए हैं। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ये अपना ब्लड कैपिलरी है। क्या है ये, अपना ब्लड का कैपिलरी है। इस ब्लड में ऑलरेडी पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट है, ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है, सोडियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी
हम किडनी में से बचा हुआ ग्लूकोज, बचा हुआ सोडियम और बचा हुआ अमीनो एसिड भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ऑलरेडी इधर घचाघच गर्दी भरी हुई है, अपने ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज, सोडियम और अमीनो एसिड है, फिर भी हम नेफ्रॉन से एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा सोडियम और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड ले रहे हैं, यानी इधर जगह नहीं है, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब पूरा चीज कॉन्सेंट्रेटेड है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर पानी ज्यादा रहेगा तो डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पहले से है, पर फिर हम और उधर पे भर रहे हैं। जैसे बस ऑलरेडी भरी हुई है, फिर भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं, गेट पे लटकने की जगह नहीं है लेकिन फिर भी चढ़ रहे हैं, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रेशर लगा के जाना पड़ेगा। अब बस अगर पूरी भरी हुई है तो अंदर चढ़ने के लिए अपने को बहुत जोर लगा के चढ़ना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और वही अगर बस से उतरना है तो आप ऐसे हाथ कर लो, ऑटोमेटिकली पीछे के लोग आपको धक्का देके उतार देंगे, आपको कुछ एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। सो दैट इज इन फेवर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट यानी कि लेवल, कॉन्सेंट्रेशन लेवल। जिधर पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर पे ऑलरेडी घचाघच गर्दी पैक है, फिर भी आपको इधर ही घुसने का है, तो इधर पे घुसने के लिए आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे जहां पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन है आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, सो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ऑल राइट। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड यानी जिसके लिए एनर्जी नहीं जरूरत पड़ती है, जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, या जिसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे वाटर इंपॉर्टेंट है बट इजीली एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एक्सेट्रा, इनको हम पैसिवली एब्जॉर्ब करते हैं। पैसिव यानी कि नो एटीपी, और एक्टिव यानी कि येस एटीपी। okay, in this way about 99% of glomerular filtrate is reabsorbed in PCT in DCT। तो देखो इधर पे 99% चीजें, देखो PCT में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, DCT में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हर जगह पे अगर आप देखो, हर जगह पे अगर आप देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सोडियम रीअब्जॉर्ब हो ही रहा है। ये देखो पीसीटी में 70% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, डीसीटी में 5% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। असेंडिंग लिम्ब, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ये क्या है आपका? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। तो असेंडिंग लिम्ब में भी सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में भी सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, हर जगह पे सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। तो सोडियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन आपको सीईटी या नीट में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन? व्हाट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन? सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। देखो ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब होता है, अमीनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम 70% रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर 70% रीअब्जॉर्ब होता है। मतलब सारी चीजें 50 के ऊपर है, सारी चीजें 50 के ऊपर है ऑलमोस्ट, मैग्नीशियम को छोड़ के। सो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका नीट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और सीईटी का 1 मार्क का क्वेश्चन है। मैक्सिमम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन या साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इन अ नेफ्रॉन इज लोकेटेड एट विच साइट? सो इट इज पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर सेकेंड रैंकिंग आती है अपने असेंडिंग लिम्ब की यानी कि लूप ऑफ हेनले की, और थर्ड रैंकिंग आती है अपने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। यस एवरीबॉडी, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि साइट ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। अब इसके बाद और एक चीज जो आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, पीसीटी में हो रहा है, क्योंकि यहाँ सब चीजें 100, 100, 50, 70 ऐसे हो रही है। मैक्सिमम सोडियम कहाँ एब्जॉर्ब होता है? पीसीटी में। मैक्सिमम वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है? डीसीटी में। ओके, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेसेस एक्टिव प्रोसेस होते हैं जिनमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज और एटसेट्रा, पोटेशियम वगैरह। और पैसिव प्रोसेस यहाँ पे जहाँ पे आपको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे आप क्रॉस डाल के लिख सकते हो अदर सब्सटेंसेस जैसे मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट सल्फेट्स। ओके, ऑल राइट। उसके बाद आपको एक और चीज अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि कहीं कहीं पे ना कुछ कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है, मतलब अपने को कंपलसरी रीअब्जॉर्प्शन करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जहाँ पे होता है वो है आपका पीसीटी वाला रीजन और आपका लूप ऑफ हेनले वाला रीजन, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्जॉर्ब होता है? डिसेंडिंग लिम्ब में आपका ऑलमोस्ट, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका ऑलमोस्ट H2O रीअब्जॉर्ब होता है 20%। कितना परसेंट H2O रीअब्जॉर्ब होता है? ऑलमोस्ट 20% H2O रीअब्जॉर्ब होता है। डिसेंडिंग लिम्ब की मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो पीसीटी और लूप ऑफ हेनले
यहाँ पे कंपलसरी रीअब्जॉर्प्शन होना ही होना है। तो ऐसे टाइप के रीअब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के रीअब्जॉर्प्शन को हम? ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी इधर रीअब्जॉर्प्शन होना ही होना है। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है? कंपलसरी। ओके, ऑलराइट। और उसके बाद समझो जहां पे कभी कभी रीअब्जॉर्प्शन होता है, कभी कभी नहीं होता है, डिपेंड करता है। ओके, तो ऐसे ऐसे वाले रीअब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वाले रीअब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं जैसे डीसीटी हो गया अपना, डीसीटी वाला रीजन, कलेक्टिंग डक्ट वाला रीजन, ऐसे ऐसे रीजन को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। सो ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी, एग्जाम में आता है ना, पेपर में लिखा हुआ होता है कि दीज क्वेश्चंस आर ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी, तो ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी, और फैकल्टेटिव यानी चलेगा, हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। इधर पे और एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ये हार्मोन्स की वजह से होता है। सो इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। किसके वजह से होता है ये? इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके वजह से आपका फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ओके, चलो थियोरी में जाते हैं वापस। हाँ, ये तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? पीसीटी और डीसीटी वाले रीजन में हो रहा है। पीसीटी में सबसे ज्यादा क्या रीअब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज, सोडियम एंड H2O, एंड क्या बताया? 100% अमीनो एसिड्स भी। ठीक है, ओके, आगे देखो क्या बताया। अब अपना थर्ड स्टेप आता है यूरिन फॉर्मेशन का। देखो बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई। ये अपना पीसीटी वाला रीजन है, रुको मैं मार्कर चेंज करती हूँ। ये अपना पीसीटी वाला रीजन है, ये अपना डीसीटी वाला रीजन है, ये अपना लूप ऑफ हेनले है। तो इधर पे बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई है। अब बचा कुचा यूरिन जो है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ठीक है, सो फाइनली फिल्ट्रेट रीचेज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। पीसीटी से पूरा पास होते होते, रीअब्जॉर्ब होते होते, असेंडिंग लूप से होते होते फिर डीसीटी तक अपना फ्लूइड पहुंचता है। ये डीसीटी तक फ्लूइड आने के बाद फिर इसमें से चीजें रीअब्जॉर्ब होती है। सो इट रीचेस डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, कॉन्वोलेटेड यानी फोल्डेड टिब्यूल वाया लूप ऑफ हेनले, यानी लूप ऑफ हेनले से होते हुए ये आपके डीसीटी तक पहुंचता है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंड डीसीटी। ये देखो अभी हम क्या बताने जा रहे हैं इधर पे कि अपने डीसीटी के आजू बाजू में, अपने डीसीटी के आजू बाजू में यहाँ पे आपको ऐसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज देखने को मिलेंगी। देखो ये वाली ट्यूब की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से ऐसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जाती हैं। लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग। यहाँ से ऐसे आपका ये अफरेंट आर्टेरियोल है, ये आपका ईफरेंट आर्टेरियोल है, ग्लोमेरुलर से ईफरेंट आर्टेरियोल निकला, फिर यहाँ से ऐसे पूरा वासा रेक्टा निकलता है निकलता है निकलता है और ये ऐसे होते हुए जाता है। तो ये देखो ये आपका डीसीटी वाला रीजन है और ये आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ओके, सो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपके डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से एकदम चिपक के है। सेल्स ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल एक्टिवली absorb waste like creatinine and ions like potassium hydrogen from peritubullar capillaries and secrete into lumen of DCT and CT। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पे देखो दूसरा कलर लेती हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे आपके ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जितना भी वेस्ट है जैसे कि हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, क्रिएटिनिन यानी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स, ये सारा का सारा हम क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से किधर डाल रहे हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से हम डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में ले रहे हैं। डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट, ये अपना कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट में हम पूरा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा का जो भी कचरा होता है वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड कलेक्टिंग टिब्यूल दे एक्टिवली अब्सॉर्ब ऑल द वेस्ट। हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और हमारा कलेक्टिंग डक्ट सारा का सारा वेस्ट एब्सॉर्ब कर लेता है। दे एक्टिवली अब्सॉर्ब ऑल द वेस्ट एंड दे थ्रो इट इनटू द लूमेन ऑफ डीसीटी एंड सीटी। लूमेन मतलब क्या होता है? कैविटी, खाली जगह। तो यहाँ पे आपका पूरा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का वेस्ट भर जाता है, यानी कि हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम सब कुछ। ओके, ऑलराइट, आगे देखो क्या बताया है। Thereby augmenting the concentration of urine। augmenting मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग, यानी कि हमने पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया तो अब इधर पूरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, पोटेशियम एब्जॉर्ब कर लिया तो पोटेशियम पोटेशियम है, क्रिएटिनिन एब्जॉर्ब कर लिया तो अमोनिया अमोनिया है। तो इसका मतलब अब यहाँ से आगे ये अपना यूरिन निकलने वाला है, कलेक्टिंग डक्ट से अपना यूरिन निकलने वाला है। तो यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा पोटेशियम, बहुत ज़्यादा अमोनिया जमा हो गया है, क्रिएटिनिन जमा हो गया है, जिसकी वजह से यूरिन
यूरिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम गाढ़ी, एकदम थिक यूरिन हो जाती है। सो इट इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड चेंजिंग इट्स पीएच फ्रॉम अल्कलाइन टू एसिडिक। तो पहले अपने यूरिन का पीएच क्या था, अल्कलाइन था, क्योंकि उसके अंदर सोडियम आयंस वगैरह थे। लेकिन अब यहाँ पे अमोनिया बहुत ज्यादा आ गया है, जिसकी वजह से अब अपना यूरिन का पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। देखो स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अपना यूरिन कैसा होता है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। ये देखो यहाँ पे यहाँ पर ही हमने देखा था ना, 1 सेकेंड, किधर गया, हाँ ये देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी कि प्राइमरी यूरिन इज अल्कलाइन। स्टार्टिंग में यूरिन अल्कलाइन होता है, लेकिन इसमें से सारे के सारे सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब रीअब्जॉर्ब हो गया। तो अब बचा सिर्फ एसिड, यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड की वजह से लास्ट में जो अपना फाइनल यूरिन रहता है, वो फाइनल यूरिन कैसा बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। तो सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज एन इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस यानी मेंटेनिंग पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी का पीएच, हमारी बॉडी का टेम्परेचर और हमारे ब्लड का पीएच सब कुछ मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमने ब्लड में हाइड्रोजन आयंस मेंटेन करके रखा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सेक्रीशन और ऑगमेंटेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन या ऑगमेंटेशन। यानी कि हमने पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से, सुनो हाँ, इसको ट्यूबुलर सेक्रीशन। आप बोलोगे मैम सेक्रीशन मतलब होता है छोड़ना यानी रिलीज करना, तो हाँ बराबर है, हम छोड़ रहे हैं ना। हम वासा रेक्टा में से जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है, वो सब हम छोड़ रहे हैं डीसीटी में। ये देखो ये देखो ये देखो, ये रहा, ये अपना पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। तो ट्यूबुलर कैपिलरीज में से हम वेस्ट छोड़ रहे हैं, किधर छोड़ रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ रहे हैं। तो इसी को तो हम बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन, वेस्ट को सेक्रीट करना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से नेफ्रॉन में छोड़ देना, डीसीटी में छोड़ देना, जिससे अपना यूरिन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ऑगमेंटेशन मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड करना, थिक यूरिन बनाना या एसिडिक यूरिन बनाना। ट्यूबुलर सेक्रीशन इज ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन मरीन, बोनी फिशेज एंड डेजर्ट एम्फीबियंस। तो ट्यूबुलर सेक्रीशन मतलब ये जो दो एनिमल्स हैं, बोनी फिशेज और डेजर्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब कौन होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं, पर ज़्यादातर ये डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। सो ये डेजर्ट के जो एम्फीबियंस हैं, जैसे रेप्टाइल वगैरह, और मरीन की जो बोनी फिशेज होती हैं, उन दोनों में सिर्फ ट्यूबुलर सिक्रीशन का मोड ऑफ एक्सक्रीशन ही देखने को मिलता है। मतलब उनके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, डायरेक्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ये बोनी फिशेज और डेजर्ट एम्फीबियंस ने। तो हमने यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स पढ़े। कौन से 3 स्टेप्स पढ़े, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर सेकेंड हमने क्या पढ़ा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड हमने क्या पढ़ा, ट्यूबुलर सेक्रीशन। सबको इधर तक समझ में आया है, पक्का लॉक कर लूं मैं 100%? ओके, अभी रुक जाओ ज़रा। तो फाइनली अपना यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें ग्लोमेरुलस से आपका ब्लड नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपके पीसीटी वाले रीजन और आपके डीसीटी वाले रीजन में और आपके लूप ऑफ हेनले वाले रीजन में मैक्सिमम चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा सोडियम, कैल्शियम और अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ट्यूबुलर सेक्रीशन में आपके जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, इनके अंदर से जो भी बचा हुआ पोटेशियम, हाइड्रोजन और क्रिएटिनिन यानी कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डिजोल्व होके ये आगे जाके आपके यूरेटर के साथ मिक्स हो जाता है। मतलब ये आपके रीनल पैपिले में ओपन होता है, और रीनल पैपिले से आपके रीनल पैपिला से ये आपके माइनर कैलिक्स में ओपन होता है, और माइनर कैलिक्स से ये जाता है मेजर कैलिक्स के अंदर, और मेजर कैलिक्स से ये जाता है आपके यूरेटर के अंदर। मेजर कैलिक्स से ये जाएगा यूरेटर के अंदर। देखो कुछ इस तरीके से हमको ये मैकेनिज्म देखने को मिलता है। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट शो यू। यस, ये देखो आपके ये यहाँ पे आपका पूरा नेफ्रॉन भरा हुआ है। तो नेफ्रॉन से सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब होकर रीनल कॉलम्स में आएंगी, रीनल कॉलम से आएंगी ये आपके माइनर कैलिक्सिस में, माइनर कैलिक्सिस से ये आएंगी मेजर कैलिक्सिस में। पूरा यूरिन ये देखो दूसरा कलर लेती हूँ मैं, हाँ ये देखो यहाँ पे माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आएंगी, ये आपके माइनर कैलिक्सिस है। फिर माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में पूरा यूरिन जमा होगा, मेजर कैलिक्स से पूरा यूरिन आएगा रीनल पेल्विस वाले रीजन में, और रीनल पेल्विस वाले रीजन से यह जाएगा यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से यह जाएगा यूरिनरी
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, क्योंकि ये देखो यूरेटर आगे जाके कनेक्ट होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन बाहर इजैकुलेट हो जाएगा, यानी कि बाहर इसको हम मिक्चुरेट कर देंगे। सुसु करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। तो इस तरीके से अपना यूरिन फॉर्म होता है और एक्सक्रीट आउट होता है। यस एवरीबडी, सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बस एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि हमने ज्ञान लैब ट्यूटोरियल ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है, और ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 2023 में बोर्ड्स देने वाले हैं। ये क्लासेस जो है ये वडाला में लोकेटेड है, वडाला ईस्ट में। तो दादर, सायन, माटुंगा, यानी मुंबई के स्टूडेंट्स दादर, सायन, माटुंगा, शिवड़ी और ऐसे आसपास के जितने भी इलाके हैं, इन एरियाज़ के जो बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, या डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आपको भरना है और हम आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आपके एडमिशन्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। येस एवरीबडी, सो जिनको जिनको ऑफलाइन हमारे साथ पढ़ना है, बेस्ट टीचिंग क्वालिटी वगैरह वगैरह हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने 12th में 90+ % लाने का उनका सपना पूरा हो सकता है विद चीपेस्ट रेट पॉसिबल। सो और एनसीईआरटी वाला भी अपना फ्री चैनल है यूट्यूब पर, ज्ञान लैब एनसीईआरटी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से ज्ञान लैब एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फ्री नोट्स मिल रहे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। सी यू सून, बाय बाय।